जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं सर बोरलॉग टेस्ट सीरीज के 12वें टेस्ट की। इस 12वें टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जिन बच्चों ने अपने कठिन परिश्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है, उनकी हौसला अफजाई भी अपन करते हैं और मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। इस टेस्ट सीरीज के 12वें टेस्ट के अंतर्गत प्रथम स्थान जो हासिल किया है वो किया है सुनीता ने 88% के साथ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उदय बलिहारा ने, वो भी 88 के साथ। और थर्ड आपके ओम प्रकाश जी हैं जिन्होंने 88। तीनों के ही साथियों सेम मार्क्स रहे हैं, तीनों ने ही अच्छी मेहनत की है और तीनों ने ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक हासिल की है। आप भी आने वाले टेस्ट के अंतर्गत अपनी रैंक हासिल कर सकते हो और यहां अपना नाम मेंशन करवा सकते हो। उसके लिए करना क्या है साथियों, आपको मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, एक मैसेज करना है। कौन से पे? 94 627 51 501 वाले व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपने नाम के साथ मैसेज डालना है, जिससे आपको इस टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आप भी अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। साथियों, तैयारी को अंतिम रूप में ले जाने के लिए आपको अपना परिश्रम करना होता है। और उसी की बात करें साथियों, भी अपन किस प्रकार से अपने जो आप कठिन परिश्रम कर रहे हो उसको कैसे पता करें भी अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका जो रहता है वो रहता है स्वयं का आकलन। और आकलन करने का इससे बहुत ही अच्छा या बेस्ट तरीका आपको और नहीं मिल सकता। तो जुड़िए मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज के साथ, जो आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है और बेहतरीन कंटेंट के साथ उपलब्ध करवाई जा रही है। स्टार्ट करते हैं साथियों इस टेस्ट सीरीज के एनालाइज को। और पहला ही क्वेश्चन जो इस टेस्ट सीरीज के 12वें टेस्ट में था वो था, सर्दी के मौसम में फल फसलों पर पाले के प्रभाव को निम्नलिखित का छिड़काव करके कम से कम किया जा सकता है। यानी कि जब सर्दी का टाइम होता है और फसलों पर क्या है, पाले का जब प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, उनको जकड़ लेते हैं पाले के अंतर्गत। यानी कि आउटर लेयर जो होती है, जो टिश्यू होते हैं साथियों, या अपन रंध्र कह लें, उनको बंद करने का भी कार्य है करते हैं। तो उससे बचाव के लिए, जिससे आपके जो फ्रूट हैं, फल हैं, वो डेड ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए, उनके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, उस पाले के प्रभाव को कम करते हैं। और उसके लिए उपयोग में लिया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और उसकी जो मात्रा होती है साथियों, वो मात्रा कितनी रहती है? मात्रा रहती है 0.1, ध्यान रखना 0.1%। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है साथियों, सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं 0.1, 1.0, इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान रखना है एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंधक के अम्ल का जो छिड़काव किया जाता है वो 0.1% का छिड़काव किया जा रहा है, 0.1%। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मृदा की उर्वरता को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या जलवायु करता है, जैविक पदार्थ करते हैं, मिट्टी का रंग करता है, या तापमान? तो आपको ज्ञात होगा साथियों, तो इसमें अपन राइट आंसर जो आपका रह जाता है वो रहता है जैविक पदार्थ। जैसे ही आप मृदा के अंतर्गत जैविक पदार्थों का मिश्रण करते हो, उससे मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है साथियों। और अपन ये भी बात करें, आप जैसे जैसे निरंतर फसलें लेते जाते हो, उसकी उर्वरा शक्ति अगर कम होती है तो उसके लिए अपन को करना क्या होता है, तो अपन को ज्यादातर जैविक पदार्थों का उपयोग करना होता है। उर्वरा शक्ति कम होने में अपन बात करें, क्यों, जो आप निरंतर क्या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो साथियों, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर अपन यूज कर रहे हैं, उससे भी कमी आ रही है। तो जैविक पदार्थ क्या करते हैं, उसकी कमी पूर्ति का कार्य करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जो बात करते हैं कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है या कौन सा बनाए रखेगा, तो वो जैविक पदार्थ ही आपके रहते हैं जो उस उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? क्या अत्यधिक सिंचाई करें तो उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं साथियों। फसल चक्कर अपनाना, क्रॉप रोटेशन की जो बात करते हैं अपन, ठीक है साथियों, इसकी क्रॉप रोटेशन की, तो यहां ध्यान रखना
फसल चक्र की जो बात करें, अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ये तो आपका उर्वरक शक्ति को कम ही कर रहे हैं ना, मिट्टी को बिना जोते छोड़ देना। तो ना तो साथियों ये है, ना ये और ना ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल चक्र को अपनाना। अब फसल चक्र में अपन करते हैं क्या साथियों, एक समय जैसे अभी आप फसल ले रहे हो तो आप क्या करोगे, ऐसी फसलें लोगे जिनकी जड़ें क्या होती हैं, अधिक गहराई तक जाती हैं, यानी कि ये आपका सोइल का बेस है। तो आप एक ऐसी फसल लोगे जिसकी जड़ें बहुत लंबी जा रही हैं, यानी कि वो इस क्षेत्र से भी क्या है, आपके जो उर्वरक होते हैं उनको ग्रहण कर सके। दूसरी बार आप क्या करोगे, कम गहराई तक वाली जड़ों का उपयोग करोगे। इस प्रकार आप बदलते रहते हो। कभी आप क्या करते हो, अधिक उर्वरकों को या पोषक तत्वों को चाहने वाली फसलों को आप उगाते हो। जो ऐसी फसलें होती हैं जो मृदा से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। और दूसरे समय जब उसके बाद फसल लेने का समय हो तो अपन ऐसी फसल लेते हैं जो क्या है, पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। जैसा कि अपन दलहनी फसलों की बात करें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं, उनका उपयोग करते हैं। बीच बीच में साथियों अपन क्या है, ग्रीन मैन्यूर यानी हरी खाद वाली फसलों का भी उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल चक्र अपनाना। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के मुख्यालय कोटा, जोबनेर, उदयपुर व बीकानेर क्रमशः किन कृषि जलवायु खंडों के अंतर्गत आते हैं। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के एक रफली सा मैप की बात करते हैं अपन, उसके आधार पर अपन बात करेंगे भी कौन सा कहाँ रह जाता है। तो ये साथियों अपन बात करेंगे राजस्थान के इस मैप की, अगर अपन बात कर लें तो ये आपका एक रफली सा मैप रह जाता है। इस रफली मैप में बात करेंगे, इसको अपन बांटते हैं तो ये पहला क्षेत्र आपका ये रह जाता है साथ, ठीक है, दूसरा आपका ये रह जाएगा, ठीक है, और तीसरा अपन यहां बांट लेते हैं, फिर एक आपका यहां रह जाता है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो फर्स्ट बी से होती है, और ये फर्स्ट आपका सी आ जाता है, और ये फर्स्ट ए आ जाता है। यहां आपका हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो क्षेत्र है, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है वो फर्स्ट बी में आता है साथियों। और जो अपन जैसलमेर जोधपुर की बात करेंगे वो आपका जैसलमेर जोधपुर ये जो क्षेत्र रह जाता है आपका फर्स्ट सी में आ जाता है। और उसके बाद आपका फर्स्ट ए के अंतर्गत आपका बाड़मेर वाला क्षेत्र रह जाता है साथियों। और यहां बात करूं जो ये शेखावाटी प्रदेश रह जाता है आपका, ये आता है आपका सेकंड ए के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद ये जालोर सिरोही वाला जो क्षेत्र रह जाता है ये आता है आपका सेकंड बी के अंतर्गत, ध्यान में रह जाएगा। फिर अपन चलते हैं उसके बाद, यहाँ पे आपका ये तो शेखावाटी क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो राजधानी आपकी जयपुर आती है, जयपुर के साथ दौसा है, अजमेर है, ठीक है, ये जो क्षेत्र आपका रह जाता है, इस क्षेत्र की बात करें तो ये आ जाता है आपका थर्ड ए के अंतर्गत। और जो ये मत्स्य प्रदेश रह जाता है आपका साथियों, ये आ जाता है आपका थर्ड बी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं तो ये जो उदयपुर राजमंद वाला क्षेत्र रह जाता है ये आपका आ जाएगा फोर्थ ए के अंतर्गत, और ये लास्ट क्षेत्र रह जाएगा आपका फोर्थ बी के अंतर्गत, ठीक है। और ये आपका रह जाता है जो हाड़ौती प्रदेश रह जाता है ये फिफ्थ के अंतर्गत आता है। अब यहां से आपको ज्ञात करना है भी कौन सा का है। सबसे पहले इसने कोटा की बात की है, तो कोटा आपका कहां आ जाता है, फिफ्थ के अंतर्गत यानी कि पंचम के अंतर्गत। तो यहां बात करते हैं, अब चारों ही पंचम है लेकिन रख लेते हैं अपन, तो कोटा कहां पे आएगा आपका, पांचवें के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं साथियों, फिर इसने पूछा है जोबनेर, जोबनेर यानी कि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जोबनेर यानी कि जयपुर, तो जयपुर किस में आ रहा है, ये देखिएगा थर्ड ए में, तो ये किस में आ जाएगा आपका थर्ड ए में आ जाएगा। फिर इसने पूछा है किसके बारे में, उदयपुर के बारे में। उदयपुर का मैंने बता ही चुका हूं आपको, फोर्थ ए साथियों, क्या है फोर्थ ए, तो उदयपुर का क्या आ गया, उदयपुर का आ गया फोर्थ ए। फिर इसने बीकानेर का पूछा है, तो बीकानेर किस में आ रहा था आपका, बीकानेर आ रहा था ये आपका फर्स्ट सी में, ठीक है, किस में आ रहा था फर्स्ट सी में, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट सी में। हनुमानगढ़ गंगानगर आपका फर्स्ट बी में रह जाएगा साथियों, ठीक है। बीकानेर जैसलमेर आपका ये फर्स्ट सी में आ जाता है। तो ये इसी की बात कर ले तो क्या क्रम बनता है आपका, उसी के आधार पर इसने कहा, उसके आधार पर अपन बात करें, पहले फिफ्थ आ जाएगा, फिर आपका थर्ड ए आ जाएगा, फिर आपका फोर्थ ए आ जाता है साथियों, और उसके बाद आपका फर्स्ट सी। तो ये कहां है, तो फिफ्थ आपका सब में है। उसके बाद थर्ड ए दो रह गए ना, मतलब ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया और ये भी कट गया, अब ये दो रह गए। उसके बाद फोर्थ ए है या फोर्थ बी है, तो अपन ने बात की है फोर्थ ए है,
क्योंकि फोर्थ बी के अंतर्गत तो आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रह जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये बी हो जाएगा। यानी कि कोटा आता है फिफ्थ के अंतर्गत, जोबनेर आता है थर्ड ए में, ठीक है साथियों, और फिर उदयपुर आता है फोर्थ ए में, और बीकानेर आता है फर्स्ट सी में। ये आपको ध्यान रखना है, इस जलवायु खंड के आधार पर इसका वर्गीकरण अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में बांटा गया, तो 10 जोन में बांटा गया साथियों। राजस्थान का कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी, अब उसी पे आ जाते हैं। फोर्थ बी का उसने क्या कहा है, तो फोर्थ बी आपका कौन सा है, फोर्थ बी ये, तो कौन सा ये क्षेत्र है साथियों, ये आपका दक्षिणी क्षेत्र है, तो ढूंढ लो वहां पे। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका, तो इसने क्वेश्चन क्या है, फोर्थ बी क्या है, शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वो बात कर रहा है इस क्षेत्र की, किसमें, जिसमें अपन कह सकते हैं आपका फर्स्ट सी वाला आ गया, या फर्स्ट सॉरी ये फर्स्ट सी वाला या फर्स्ट ए वाला, तो वो वाला क्षेत्र है। तो फोर्थ बी तो यहां ही नहीं रहा है, लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र, तो ये रह जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा, सेकंड बी वाला क्षेत्र। उसके बाद आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और बाढ़ संभाव्य पूर्वी, तो इसका आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जो अपन राजस्थान का ये वाला इलाके की बात करें ना, इसी को अपन क्या कह रहे थे, फोर्थ बी कह रहे थे, और दक्षिणी क्षेत्र आ ही रहे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, फोर्थ बी में क्या आएगा साथियों, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, राजस्थान का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, कोटा, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। कोटा की बात करें तो फिफ्थ में आ रहा था, वो अच्छा खासा आदर क्षेत्र है, वो नहीं आएगा। उदयपुर भी सेम है, तो ये इसका राइट आंसर अपन को पता है जैसलमेर। जैसलमेर क्या है, शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो कौन सा करता है, जयपुर, कोटा, बाड़मेर या गंगानगर, तो कौन सा करेगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर आपका बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, उसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, तो उल्टा बात करें, जैसलमेर को तो शुष्क अपन बता के गए, बांसवाड़ा की बात करके गए कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये कौन सा रह जाएगा, झालावाड़, जहां पे आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है ना, झालावाड़ में। स्थान की बात करें तो माउंट आबू रह जाता है आपका, जिला झालावाड़ है साथियों। राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु किस क्षेत्र में पाई जाती है, 10वां क्वेश्चन, तो मरुस्थलीय की बात करते हैं ना, तो मरुस्थलीय आपका रहता है पश्चिमी राजस्थान में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजस्थान के किस क्षेत्र में उच्च आर्द्रता पाई जाती है, पश्चिमी में तो आर्द्रता पाई नहीं जाएगी, ठीक है, और ना ही पाई जाती है आपका उत्तरी राजस्थान में, ठीक है, मध्य राजस्थान में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में उच्च आर्द्रता पाई जाती है, वही फोर्थ बी वाला जो अपन ने बात की थी ना, ध्यान रख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, वो होती है साथियों 50 सेंटीमीटर, ये औसत वार्षिक वर्षा है ना, इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो राजस्थान की जो जलवायु रहती है वो रहती है शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लू या गर्म हवाएं कब चलती हैं, ये तो पता ही है साथियों, लू या गर्म हवाओं की बात करते हैं अपन, तो कब चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में, और इसके संदर्भ में ध्यान रखना ये भी आता है उस समय क्या है, जो तेज हवाएं चलती हैं आपकी, ठीक है, जिनकी हीट ज्यादा होती है, उन्हीं को लू कहा जाता है ना। गर्म हवाएं जो रहती हैं आपकी वो ग्रीष्म ऋतु में ही चलती हैं आपकी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जी साथियों, तो नेक्स्ट आप ध्यान रखना, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन ऐप आपको प्रोवाइड हो जाएगी प्ले स्टोर पे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी साथी जेट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, एक बेहतरीन टीम के साथ, जो सिलेक्टेड टीम है, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत आपको एक बेहतरीन तैयारी और सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ना मात्र की फीस में। इसके साथ साथ ही ध्यान रखना साथियों, जेट के साथ साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और डब्ल्यू के बैच भी आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया जा चुका है, या प्ले स्टोर से आप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप के नाम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा।
और वहां आपको नामात्र की फीस के अंतर्गत एक बेहतरीन टीम और उच्च क्वालिटी के कंटेंट के साथ आपको अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो ध्यान रखना, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा रह जाती है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें लगभग फसलें अच्छे प्रकार से अपन ले सकते हैं। यहाँ लाल मिट्टी की बात करें ना साथियों, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। काली मिट्टी की बात करें तो ये प्रमुख हाड़ौती क्षेत्र की बात कर ले, चाहे अपन कोटा बूंदी की बात कर ले ना, वहां पाई जाती है। और काली मिट्टी आपको पता ही है साथियों किसके लिए फेमस है? कपास के लिए फेमस है ना। कपास का अच्छा खासा उत्पादन अपन ले सकते हैं काली मिट्टी में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मरुस्थली मिट्टी की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में ये मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है? क्या डीएपी बढ़ाता है, यूरिया बढ़ाता है, हरी खाद बढ़ाता है, या अमोनियम नाइट्रेट? तो ये सारे के सारे अपन बात करें तो इनके द्वारा अपन क्या है, उर्वरक की उपलब्धता करवा रहे हैं। किनके द्वारा? डीएपी के द्वारा। डीएपी हो गया जिसमें अपन उसे नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, फास्फोरस उपलब्ध करवाते हैं ना। यूरिया भी आपका नाइट्रोजन, जिसे अपन ये कह सकते हैं एक अच्छा उर्वरक रह जाता है। 46% नाइट्रोजन पाई जाती है, डीएपी में 18% पाई जाती है आपकी, ठीक है। याद रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भी कौन सा उर्वरक है जो प्राकृतिक रूप से, यहां ये प्राकृतिक रूप से नहीं है, ना डीएपी प्राकृतिक रूप से है, ना यूरिया, ना नाइट्रेट। या इन्हें अपन ये भी कह सकते हैं ये ऐसे उर्वरक है जिनको कारखानों में तैयार किया जाता है ना। तो ये तो कारखानों वाले हो गए, कौन से? डीएपी, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। यूरिया भी नहीं होगा, अमोनियम नाइट्रेट भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी खाद, ग्रीन मैन्यूर हो जाएगा, जो प्राकृतिक रूप से क्या है, पौधे को उसकी उर्वरता बढ़ाती है, सॉइल की सॉरी, और पौधे को उर्वरक उपलब्ध करवाती है। ग्रीन मैन्यूर में बात करें साथियों, ध्यान रखना, प्रमुख रूप से तो अपन किसका उपयोग करते हैं? डेंचा का ही प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। लेकिन डेंचा से भी ज्यादा अपन बात करें तो सनई आपका हाईएस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। सनई हो गया, ढेंचा हो गया, इनके अलावा भी बात करें तो जो आपकी दलहनी फसलें रह जाती हैं, यानी कि पल्स क्रॉप, दलहनी फसलों को भी क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। या यूं कह लें तो ग्रीन मैन्योर, हरी खाद में दलहनी फसलों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी जड़ों के अंतर्गत जो गांठें पाई जाती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं साथियों। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है हरी खाद। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मृदा उर्वरता पर कौन सा सूक्ष्म जीव सकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट? तो पॉजिटिव इंपैक्ट कौन डाल रहा है? तो वो डालेगा आपका राइजोबियम। कौन डालेगा? राइजोबियम। राइजोबियम की बात जो अभी अपन रिसेंटली बात करके गए हैं, दलहनी फसलों के जड़ों के अंतर्गत एक नोट्स पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। और वहीं बात करेंगे वहां ये जो आपका सूक्ष्म जीव होता है राइजोबियम, ये एक्टिव हो जाता है। आपने नाम सुना होगा, अपन यूज करते हैं राइजोबियम ट्राइफ्लाई हो जाता है, राइजोबियम मेलिलोटाई हो जाता है, ठीक है। इनका उपयोग करते हैं अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो पॉजिटिव इंपैक्ट वाला कौन रह जाएगा? राइजोबियम जीवाणु रह जाता है आपका। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, मृदा के पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं साथियों। पीएच संतुलन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट रह जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहां है? तो राठी का रह जाता है नौहर के अंतर्गत साथियों। अब बात करते हैं बस्सी जयपुर में, ध्यान रखना, बस्सी जयपुर में आपका किसका रह जाता है? ये रह जाता है जर्सी गाय का। किसका रह जाता है? जर्सी गाय का रह जाता है आपका बस्सी जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। जर्सी गाय जो एक विदेशी गाय है, ठीक है। और पूछे रामसरा के अंतर्गत ध्यान रखना, लेकिन डींग वाला ध्यान रखना, डींग के अंतर्गत आपका रह जाता है गिर नस्ल का। सॉरी, डींग के अंतर्गत बात करते हैं अपन, तो नौहर के अंतर्गत राठी गाय का नौहर में रह जाएगा, बस्सी में आपका जर्सी। और विदेशी गांवों के अंतर्गत अगर बात भी करें ना साथियों, तो यही आपका रह जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ डींग की बात करें तो हरियाणवी नस्ल रह जाता है। गाय की यौन क्रिया को कहते हैं, तो यौन क्रिया को क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सर्विंग कहा जाता है।
यही यौन क्रिया टपिंग की जो बात करते हैं ये मिलेगा आपको भेड़ के अंतर्गत साथियों। किसमें? भेड़ में। ये मस्ट फेमस क्वेश्चन बनता है आपका। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय कौन सी है? तो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध रहती है साथियों कौन सी? कांकरेज रहती है। कांकरेज आपकी स्वाई चाल के लिए जानी जाती है और भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल भी यही मानी जाती है। राठी की बात करते हैं तो राठी के संदर्भ में ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें तो राठी की बात करते हैं तो राठी की जो रंग से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वो रहता है इसका ईंट जैसा लाल रंग। ईंट जैसा लाल रंग रहता है साथियों, किसका? राठी का। राठी क्रॉस ब्रीड है, किसके क्रॉस? लाल सिंधी या रेड सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से मिलकर बनी है। और किसके? साहिवाल के क्रॉस से मिलकर बनी है। ये राठी के संदर्भ में ध्यान रखना है। इसे अच्छी ब्रीड माना जाता है, राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो वो होगा साथियों 38.5 डिग्री सेल्सियस। 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है गाय का, ठीक है, जो गुदा से ज्ञात किया जाता है ना गाय के। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गाय के झुंड में से कोई रोग से ग्रसित गाय को अलग करना। भी अगर कोई पूरा झुंड जा रहा है उसमें से कोई गाय लग रही है भी रोग ग्रसित है, उसको उस झुंड से अलग करना, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कलिंग। क्या कहलाता है? कलिंग। अब ध्यान रखना, कास्टिंग क्या होता है साथियों? एक सिमिलर सा वर्ड है कास्टिंग। कास्टिंग होता है पशु को चिन्हित करने के लिए, उसको क्या है बाईं और जब अपन उससे जमीन पर गिराते हैं वो कास्टिंग होते हैं। यहां ध्यान रखना, एक दो वर्ड आपने और सुने होंगे, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। एक तो आपने सकलिंग सुना होगा, एक तो आपने सकलिंग सुना होगा और एक आपने विनिंग सुना होगा। सकलिंग क्या होता है? जब बच्चे को या बछड़े को मां के साथ रखकर पाला जाता है वो सकलिंग कहलाता है। और इसका उल्ट बछड़े को मां से अलग रखकर पाला जाता है तो वो विनिंग कहलाता है। एक और ध्यान रखना वर्ड आप, आर्फन काफ। आर्फन काफ। आर्फन काफ कौन सा होता है? ये वह बछड़ा होता है जिसकी माता की डेथ हो जाती है, यानी कि उसकी जो मां है वो मर जाती है, उस बच्चे को आर्फन काफ कहा जाता है आपका। उसका भी पालन पोषण क्या होता है? अलग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, कान पत्ती नुमा गाय की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? ये गिर की रह जाएगी साथियों, किसकी रह जाएगी? गिर की रह जाएगी ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय में ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहां इंसाइजर अनुपस्थित होता है कहलाता है, वो कहलाएगा साथियों क्या? आपका डेंटल पेड कहलाता है। ये होता क्या है? आप देखोगे गाय का जो जबड़ा होता है वो इस प्रकार से होता है आपका, ये मान लीजिएगा निचला और ऊपरा जबड़ा। तो जो निचला जबड़ा है ना उसमें तो आपके चार क्या होते हैं? इंसाइजर दांत होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके इंसाइजर होते हैं। उसके बाद आपके क्या है? दांतों की जहां तक बात करें तो ये चार प्रकार के होते हैं। इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। और गाय में आपका कैनाइन नहीं पाए जाते क्योंकि ये सिर्फ मांसाहारी जीवों में ही पाए जाते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। तो यहां बात करेंगे, ये सेम, ये तो निचले जबड़े में चार जोड़ी अपन इंसाइजर की बात करी, ऊपरी जबड़े में ये जगह क्या होती है? खाली होती है, यानी कि ऊपरी जबड़े में इंसाइजर नहीं पाए जाते आपके, ठीक है। तो इसकी जगह क्या है? इंसाइजर ना पाए जाने का ना यहाँ पे क्या है? ऊतकों की या वो टिश्यू एक सख्त लेयर बन जाती है, उसी लेयर को अपन किस नाम से जानते हैं? डेंटल पेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भारी आपकी कौन सी है? कांकरेज। अभी अपन ने बात की थी, भारी कौन सी रह जाएगी? कांकरेज। साहिवाल सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल या सर्वाधिक मीठा दूध भी किसका होता है? साहिवाल का। नागौरी श्रम व शक्ति के लिए यानी कि कृषि कार्य के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड नागौरी मानी जाती है आपकी। तो साथियों नेक्स्ट एक और जानकारी आपके लिए, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ऐप पर आपको अर्जुन बैच मिलेगा साथियों, जिसमें संपूर्ण राजस्थान का जीके आपको करवाया जा रहा है और वो भी किनके द्वारा? संधू सर के द्वारा। संधू सर के द्वारा पूरा आपको, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर रहता है, बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ और साथ के साथ आपको याद भी करवाया जाएगा। उस तरीके से आपको क्या है? अर्जुन बैच के अंतर्गत राजस्थान जीके की क्लासेस मिल जाएंगी।
बैच को परचेज करने के लिए साथियों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको ऐप डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ना मात्र की फीस के अंतर्गत बेहतरीन टीम और बेहतरीन कंटेंट को उपलब्ध आपको हो जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है? अभी अपन चर्चा किए कौन सी नस्ल है? साहिवाल है। साहिवाल का सबसे मीठा दूध होता है। मीठेपन का कारण क्या है? मीठेपन का कारण रहता है साथियों लैक्टोज। लैक्टोज की मात्रा के कारण ही साहिवाल नस्ल का दूध क्या होता है? मीठा। और ये लगभग आपका क्या होता है? साहिवाल नस्ल में 5% लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है आपकी, ठीक है, ये देखना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल पर पाले का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? पाले के बचाव के लिए तो अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1% का स्प्रे करना था, ध्यान रख लेना, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अपन ने। और सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? पपीते में पड़ता है साथियों पाले का। नेक्स्ट बात करते हैं, सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है वह क्षेत्र जिसमें छाया के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्ष हो। बिल्कुल साथियों, वह क्षेत्र जो सेम से मुक्त हो, यानी कि सेम की समस्या न हो। बिल्कुल, वह भू क्षेत्र जो बहुत अधिक उर्वर हो, उर्वर तो होना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में जलवायु पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला मानसून कौन सा है? जलवायु और राजस्थान की बात करें तो ये रह जाता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून रह जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम वर्षा वाले बाड़मेर, डूंगरपुर नहीं साथियों। जयपुर और अजमेर ये भी नहीं रहेगा जी, बिल्कुल जैसलमेर। शुष्क और जहां पे वर्षा कम हो रही थी ना, ये 2 क्वेश्चन पढ़े थे अपने जैसलमेर के संदर्भ में, तो शुष्क क्षेत्र, और बाड़मेर वाला जहां पे वर्षा कम हो रही, तो ये इसका राइट पेयर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है 31वें का बी। 32 नंबर, गाय की थारपारकर नस्ल के एक ब्यांत का औसत दुग्ध उत्पादन होता है 1200 लीटर प्रति ब्यांत साथियों। कितना हो जाएगा? 1200 लीटर प्रति ब्यांत। 33 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के बाड़मेर जिले का मलानी प्रदेश गाय के किस वंश का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? यह माना जाता है थारपारकर का साथियों। किसका माना जाएगा? थारपारकर का उत्पत्ति स्थान माना जाएगा। यही नागौरी की बात करें तो वह नागौर वाला क्षेत्र रह जाता है, ठीक है साथियों। और राठी के बारे में मैं बता ही चुका हूं, वो बीकानेर, जैसलमेर और आपका गंगानगर वाला जो क्षेत्र है वो रह जाता है साथियों। 34 नंबर है, निम्न में से गौवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए, अभी बात की थी, नागौरी रह जाती है ना, कौन सी रह जाती है? नागौरी रह जाती है। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है? कौन सी विदेशी है साथियों, ये ध्यान रखना। अगर वो बात करता देसी नस्ल की, ठीक है, फिर वो अलग बात है, लेकिन इसने विदेशी की बात की है, तो विदेशी आपका रह जाती है कौन सी? जर्सी रह जाती है। गाय की कौन सी विदेशी नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा है? जर्सी। जर्सी के अंतर्गत आप देखोगे 5.25% क्या होती है आपकी? वसा होती है साथियों। कितनी होती है? 5.25% आपकी क्या होती है? वसा होती है। किसमें? जर्सी में। इंग्लिश व फ्रांस के बीच का इंग्लिश जर्सी द्वीप समूह इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। रंग इसका बादामी होता है, या हल्के से थोड़ा ग्रीन की ओर आप जाते हो तो लाल सा कलर आपको दिखता है जर्सी के अंतर्गत, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं। और बात करें तो सबसे लंबा दूध काल भी रहता है जर्सी का, ठीक है। वहीं हॉलिस्टीन फ्रीजियन की जहां तक मैं बात कर लूं तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है आपका लगभग 6000 लीटर प्रति ब्यांत, लेकिन इसमें वसा सबसे कम होती है, 3.5 से 4% तक इसमें वसा होती है। करन फ्रीज और करन स्विस दोनों की दोनों हाइब्रिड नस्लें जो कहां से निकालेंगे? एनडीआरआई करनाल से निकालेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्थान का कुल दुग्ध उत्पादन था 33 मिलियन टन साथियों। 22-23 की बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। तो सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व 1.037, बिल्कुल ये भी सही है साथियों। गाय का 1.028 बिल्कुल सही है। भैंस का दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032 बिल्कुल सही है। औसत, औसत आपका गलत है, ये गलत है साथियों, क्योंकि जो औसत होगा वो होगा 1.028 से 1.032,
यानी कि जो औसत होता है ना, वो गाय और भैंस के दूध का बीच का जो रेशियो रहता है वो औसत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो अपन असत्य कथन छांटना है तो ये डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की गाय की वह नस्ल जिसे अजमेरा के नाम से जाना जाता है, ये गिर को जाना जाता है साथियों। किसको जाना जाएगा? गिर को जाना जाएगा। नेक्स्ट, गाय की कौन सी नस्ल की त्वचा ढीली ढीली हो जाएगा साथियों? ढीली एवं मुलायम होने के कारण उसे लोला के नाम से जाना जाता है, ये साहिवाल है साथियों। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, फ्रीजियन और थार पाकर के संकरण से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एनडीआरआई करनाल हरियाणा के द्वारा गाय की कौन सी नस्ल विकसित की गई? तो क्या है? फ्रीजियन और थार पाकर है। तो फ्रीजियन जहां पे आ गया ध्यान रखना, करण फ्रिज हो जाएगा। दो ही निकाली गई थी, करण फ्रिज और करण स्विस, इनका ध्यान। रेड रेन ये विदेशी नस्ल रह जाती है डेनमार्क की। ठीक है, ये कहां की है? डेनमार्क की, ये इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, विदेशी नस्ल है। और करण स्विस और करण फ्रिज दो ही थे, तो करण फ्रिज का फ्रिजियन और थार पाकर रह जाएगा। करण स्विस की जहां तक बात करें तो इसका जो क्रॉस रह जाता है वो रह जाता है आपका साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस। साहिवाल इंटू ब्राउन स्विस, इसका क्या रह जाएगा? क्रॉस रह जाएगा। किसका? करण स्विस का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके संदर्भ में बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। तो ये रहता है साथियों आपको सर बोरलॉग टेस्ट सीरीज का 12वें टेस्ट की आंसर की जो विस्तृत अपन ने व्याख्या की है। तो रिपीट कर रहा हूं साथियों, और साथी अगर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है? आपको मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है अपने नाम के साथ। तो जो नंबर रह जाएगा वो आपका 94 627 51 501। और जो साथी हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, यानी कि जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं एक बेहतरीन टीम और बेहतरीन कंटेंट के साथ, आपको प्ले स्टोर से मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी का ऐप मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक के द्वारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और नामात्र की फीस में बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में, एक सेलेक्टेड टीम के मार्गदर्शन के अंतर्गत आप अपनी तैयारी को और जोर दे सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।